हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वैंगजान मिया मिया में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नया वैंक्शियन फैन फिक्शन शेयर करूंगी जिसका नाम है हार्टलेस बिट्रायर और एन एसेंट्रिक लवर। इस कहानी की शुरुआत होती है जिन सेक्ट से, जहां के क्राउन प्रिंस जिन जूशियन की पत्नी जॉन यानली ने एक नन्हे राजकुमार को जन्म दिया है। और जिन सेक्ट में चारों तरफ उत्सव का माहौल है, वहाँ पे एक बड़े समारोह का भी आयोजन किया जा रहा था, जहाँ पे सारे सेक्ट लीडर्स को उनके परिवारों के साथ आमंत्रित किया गया है। इधर राजमहल में जिन जूशियन अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, फुरन, तुम्हें तोहफे में क्या चाहिए? जॉन यानली ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, डियर हस्बैंड, मेरे पास तो सब कुछ है, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे जो चाहिए। इतना कहकर के जॉन यानली अचानक से शांत हो गई और फिर कहा, नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जूशियन अपनी पत्नी की मुस्कुराहट के पीछे का दर्द अच्छे से समझता था। उसने अपनी पत्नी के सर पे प्यार से हाथ रखा और कहा, फुरन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिनलिन अपने मामा से और तुम अपने प्यारे छोटे भाई से जल्द ही मिलोगी। मैं पिताजी से इस बारे में बात करूंगा। अपने हस्बैंड की ये बात सुनकर अचानक जॉन यानली का चेहरा चमक उठा, मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां दे दी गई हो। और अपनी पत्नी के चेहरे पे अचानक आए हुए इस सच्ची मुस्कान को देख करके जूशियन को भी बहुत खुशी हुई, और वो खुशी मन से उम्मीदों के साथ राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। वो अपने पिता से इस बारे में बात करना चाहता था। राजमहल पहुंच करके जिन सेक्ट लीडर्स से उसने इस बारे में बात की, तो थोड़े टाइम की बहस के बाद सेक्ट लीडर को भी अपने सन के आगे झुकना पड़ा, और उन्होंने जिन जूशियन की बात मान ली। और यानली के भाई, जिसे कुछ दिन पहले ही वेंस के युद्ध बंदियों की रक्षा करने के लिए राज्य से निकाल दिया गया था, उसको भी समारोह में आमंत्रित करने के लिए मान गया। अपने पिता के मान जाने के बाद जिन जूशियन खुशी मन से महल से वापस अपने महल की तरफ वापस आ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ रॉयल गार्ड्स आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। उन्होंने उस एक रॉयल गार्ड को बुलाया और पूछा। रॉयल गार्ड ने उन्हें कुछ बताया, जिसे सुन करके जिन जूशियन कुछ सिपाहियों को लेकर के सेक्ट के पीछे वाली पहाड़ियों की तरफ गए। अभी जिन जूशियन को पहाड़ियों के पीछे लगभग कुछ 1 घंटे ही हुए थे कि अचानक से एक सैनिक भागते हुए राजमहल में प्रवेश करता है और कहता है कि हेलिंग पेट्रियार्क के पपेट सैनिक वेनिंग ने जिन जूशियन की हत्या कर दी है, और यहाँ तक कि सेकेंड क्राउन प्रिंस जिन जूशुआन को भी वो अपने साथ लेके गए हैं। अभी तक जिन जूशियन और जिन जूशुआन दोनों का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ गए, वो उन्हें लेकर के कहाँ गया है। ये सुनते ही राजमहल में उपस्थित वहाँ सभी लोगों के मानो पैरों तले जमीन निकल गई हो। वो जिन सेक्ट, जहाँ कुछ समय पहले ही उत्सव का माहौल था, जहाँ चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे, खुशियाँ मनाई जा रही थी, अब अचानक वहाँ का आसमान काले बादलों से घिर गया था। चारों तरफ आसमान में काले बादल ऐसे छाए हुए थे मानो दिन में भी रात हो गई हो। एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा लग रहा था सब कुछ वीरान सा हो गया हो। आसमान को देख करके ऐसा लग रहा था मानो वो भी वहाँ पे जो कुछ हो रहा है या होने वाला है उसे देख करके रो रहा हो। इधर नेई हुसैंग अपने जादुई पंखे मिहाज के पीछे पागलों की तरह भाग रहा था। उसके अस्त व्यस्त कपड़े, बिखरे हुए बाल देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा है जिसे देखे बिना वो अपनी अगली सांस भी नहीं लेना चाहता। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन वो उन्हें गिरने नहीं देना चाहता था। जो डर उसके मन में था, उसका दिल उसे सच मानने को तैयार नहीं था। मिहाज के इशारे ने उसका ध्यान सामने की रूफटॉप की तरफ खींचा, जहां एक हैंडसम 18 ईयर ओल्ड यंग मैन एक गुद की तरह फ्रोजन बैठा था, जो बिना पलके झपकाए एक ही दिशा में देखे जा रहा था। वह एक छोड़े हुए बच्चे की तरह ब्रोकन लग रहा था। उसके चेहरे पर हवा की वजह से आते हुए बाल, की बड़ी बड़ी लाल आंखें जो एक साथ दुख, गुस्सा, धोखा
और न जाने कितने ही इमोशंस को दिखा रही थी। उसके चेहरे पे लगा वो छोटा सा कट जिससे ब्लड आना बंद हो गया था, लेकिन ये सब भी उसकी एंजेलिक ब्यूटी में कोई कमी नहीं कर पा रहे थे। वो इतना हैंडसम था कि उसकी एक झलक मानो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। नी हुसैन ने जब उसको देखा तो उसने राहत की सांस ली और हिम्मत जुटा करके अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि मिहाज ने उसे एक संदेश दिखाया। ये संदेश उसके बड़े भाई का था। संदेश दोस्तों, हम यहाँ से नी हुसैन को नी बोलते हुए चलेंगे क्योंकि इतना बड़ा नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो नी ने वो संदेश खोला और देखा तो वो उसके बड़े भाई का संदेश था, जो इस प्रकार था। नी हुसैन, माई लिटिल डीडी, मुझे माफ़ कर दो। मैं पागल नहीं हूँ। मैंने बस एक गलत पर्सन पे भरोसा किया, उससे प्यार किया, जिसकी सज़ा आज मुझे अपनी जान देके चुकानी पड़ रही है। मुझसे अब ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम कभी क्राउन और किंगडम का बर्डन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों की वो ज़िंदगी जिसमें तुम अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक आम जिंदगी जीना चाहते थे, नहीं दे पा रहा। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। मैं नी सेक्ट के सारे लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद उनका तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। नी, एक बात याद रखना, मजबूत राजा वो होता है जो बल से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करता है और अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, उनके साथ न्याय करता है। जिसका दिल अपनी प्रजा के लिए दुखता है, वही सच्चा राजा होता है। मैं तुम्हें राज्य की बेड़ियों में बांधना तो नहीं चाहता था, पर मैं मजबूर हूँ। मुझसे अब ये तकलीफ़ और बर्दाश्त नहीं हो रही है, और शायद मेरा मरना ही एक रास्ता है जिससे और लोगों को बचाया जा सकता है। अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे छोटे भाई। गुड बाय। ये संदेश देख करके ही नी के मानो पैरों तले जमीन हट गई हो। उसने तुरंत मिहाज पे फ्लाइंग का स्पेल लगाया और अपनी सेक्ट की तरफ निकल गया। इधर रूफटॉप पे बैठा विंग अभी भी अपनी जगह फ्रोजन बुद्ध की तरह बैठा हुआ था। उसे लग रहा था मानो वो एक बुरा सपना देख रहा है, और वो खुद से कह रहा था, विंग जग जाओ, ये एक बुरा सपना है, बस तुम्हें उठ जाना है। और उसका सपना टूटा भी जब उसे अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे सीने में एक तीर लगा हुआ था, जहाँ से खून तेजी से बह रहा था। उसने रूफटॉप के नीचे देखा तो लानी ने दूसरी तीर उसकी तरफ साधा, जिसे विंग ने आसानी से डॉक कर दिया। सीने में लगे हुए तीर को गुस्से से निकाल करके उसने लानी की तरफ फेंका, जो जाकर सीधे उसके कंधे के आर पार हो गया और वो दर्द से कराहकर जमीन पे गिर गई। विंग गुस्से में लानी की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक उसे अपने गर्दन पे कुछ तेज धारदार महसूस हुआ। जब देखा तो गुसुलैंड का सेकंड प्रिंस लांग वांगजी उसकी तरफ गुस्से भरी आंखों से देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लानी पर हमला करने की? वो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई, तुम पे भरोसा किया और तुमने उसी को जान से मारने की कोशिश की। विभीषण, तुम भूल गए लानी हमारी दोस्त है, लेकिन मैं तुमसे ये क्यों ही कह रहा हूँ, तुमने तो अपने भाई के पति को ही मरवा दिया, यहाँ तक कि तुमने उसकी लाश भी नहीं वापस की। तुम ये भूल गए कि तुम्हारी बहन ने कुछ दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था। वो तो तुम्हें अपने यहाँ बुलाना चाहती थी, वो चाहती थी कि उसके बच्चे को सबसे पहले तुम देखो। तुम नफरत के ही काबिल हो विभूषण, और तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये कहते हुए वांजी ने बीचन से उसकी तरफ वार किया, लेकिन एक प्रोटेक्टिव व्हाइट फोनिक्स फीडर विंग को चारों तरफ से घेर लेता है। बीचन भी उसे हार्म नहीं करता। तभी लानी भी खड़ी होती है और व्हाइट फीडर को ध्यान से देखती है। ये एक लव प्रोटेक्शन फीडर था, जो कि हर एक व्हाइट फोनिक्स इमॉर्टल के पास होता है। फोनिक्स जिससे सच्चा प्यार करता है, व्हाइट फीडर 16 साल की उम्र से अपने सच्चे प्यार को प्रोटेक्ट करता है। इसमें इतनी ही ताकत होती है जितनी कि फोनिक्स के पास होती है। और लानी उस फोनिक्स फीडर को देखते ही समझ गई थी कि आखिर क्यों दुनिया के सबसे ताकतवर व्हाइट फोनिक्स इमॉर्टल का सोल वीपन भी एक फोनिक्स फीडर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया।
उसकी आंखें अचानक नफरत और दर्द के आंसुओं से भर गई। इधर विंग भी आश्चर्य से वांग जी की तरफ देख रहा था, जो खुद सॉक्ड खड़ा था। वांग जी ने तुरंत फोनिक्स फीडर को अपनी तरफ आने का आदेश दिया। तभी एक तरफ से मिहाज तेजी से उड़ता हुआ आया और विंग की तरफ चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवच बना करके वो उसे उड़ा करके सबसे ऊंची पहाड़ी की तरफ ले गया। लेकिन तभी वांग जी ने बुचिन से विंग पे वार किया और विंग ने खुद को मिहाज से अलग किया। वो बहुत दुखी था और इससे पहले कि मिहाज दोबारा विंग के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना पाता, बुचिन के वार से विंग बुरी तरीके से घायल हो गया। वो इतना घायल हो गया था मानो वो कुछ अपनी आखिरी की बची हुई सांसें गिन रहा हो। और ये देख करके वांग जी भी सरप्राइज था। विंग अपनी बची हुई ताकत के साथ उठ के खड़े होने की कोशिश करता है, जिस कोशिश के कारण उसके मुंह से ढेर सारा ब्लड बाहर निकलता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और वांग जी की आंखों में देख करके कहता है कि लाचन, अगर तुम भी मेरा विश्वास नहीं करते हो तो मैं मर ही जाना चाहता हूँ। वैसे भी मेरा अब इस जिंदगी से मन भर गया है, लेकिन तुमने मुझे छोड़ करके इस लानी पे भरोसा किया, तुमने इसके लिए मुझे जान से मारने की कोशिश की, तो मैं नफरत करता हूँ तुमसे। मैं चाहता हूँ कि जब सच तुम्हारे सामने आए तो तुम मेरी आंखों में अपने लिए इस नफरत और धोखे को याद करो कि तुम हत्यारे हो मेरे। ये कह करके विंग ने खुद को पहाड़ियों के ऊपर से नीचे गिर जाने दिया। पहाड़ियों से गिरते वक्त उसकी आंखें बंद थी। वो अपने मन में कह रहा था, सीजे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया, मैंने अपने भांजे से उसके पिता का साया छीन लिया, मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ। अगर मेरी मौत तुम्हारे दुख में थोड़ी कमी कर पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये कहते हुए विंग पहाड़ियों से नीचे गिर गया। इधर आसमान के काले बादल अब बरसना शुरू हो गए थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन ये तेज बारिश भी हीलिंग पेट्रियार्क के मरने की खबर को आग की तरह फैलने से नहीं रोक पाए। चारों तरफ जल्द ही ये खबर फैल गई कि हीलिंग पेट्रियार्क मारा गया और उसे सेकेंड प्रिंस लांग वांगजी ने मारा है। दोस्तों, आज की कहानी का ये पार्ट हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके कुछ सजेशंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।